किसानों ने किया बेंगलुरु बंद, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पीएम ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे, कहा 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव हुए। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस, थल सेना प्रमुख बोले हम शांति से समाधान के पक्ष में। पंजाब बीजेपी नेता मनप्रीत बादल का एलओसी जारी, विदेश भागने के शक में एयरपोर्ट पर अलर्ट। भारत मंडपम में होगा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम, पीएम मोदी छात्रों से करेंगे संवाद। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। कावेरी जल मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठनों ने बेंगलुरु बंद बुलाया है। बीएमटीसी के मुताबिक बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सभी रूट हमेशा की तरह चालू रहेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज कावेरी जल मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मामले में कर्नाटक तमिलनाडु के बीच विवाद है। गौरतलब है कि हाल ही में कावेरी जल विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था। सोमवार को लिखे खत में देवगौड़ा ने कहा था कि पीएम कावेरी नदी क्षेत्र के सभी जलाशयों की स्टडी के लिए कोई बाहरी एजेंसी नियुक्त करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दे। ये एजेंसी इस नदी से जुड़े विवाद में शामिल राज्यों और केंद्र सरकार से स्वतंत्र होनी चाहिए। देवगौड़ा ने यह भी कहा था कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के नाकाम रहने की वजह से कर्नाटक में कावेरी नदी क्षेत्र के 4 जलाशयों में पर्याप्त जल भंडार नहीं है। दरअसल कावेरी जल विवाद 2 राज्यों के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। इसके तार साल 1892 और 1924 से जुड़े माने जा सकते हैं, जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच 2 समझौते हुए थे। दरअसल केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच जल बंटवारे की क्षमता पर जो असहमति थी उन्हें दूर करने की कोशिश की और जून 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साल 2018 में फैसला भी सुनाया और बताया कि कर्नाटक को कितना पानी रखना चाहिए और तमिलनाडु को कितना पानी दिया जाना चाहिए। उस फैसले के मुताबिक कर्नाटक को जून और मई के बीच सामान्य जल वर्षा में तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी आवंटित करना होगा। इस साल कर्नाटक को जून से सितंबर तक कुल 123.14 टीएमसी देना था, लेकिन अगस्त में तमिलनाडु ने 15 दिनों के लिए 15,000 क्यूसेक पानी की मांग की। CWMA द्वारा 11 अगस्त को पानी की मात्रा घटाकर 10,000 क्यूसेक की गई। हालांकि सरकार ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक भी नहीं छोड़ा है। कम शब्दों में समझें तो तमिलनाडु ने कर्नाटक से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की थी, जिस पर कर्नाटक का कहना था वो पीने का पानी और सिंचाई की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद ही तमिलनाडु में नदी का पानी छोड़ सकेगा। इसी बात को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनातनी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों को 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया था। रोजगार मेले में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्ती हुए कर्मचारियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए नए कर्मचारियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा आज जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 9 वर्षों में हमारी योजनाओं ने और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारी नीतियां नई मानसिकता, सामग्री निगरानी, मिशन मोड कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। पीएम मोदी ने कहा साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। इससे पहले 8वां रोजगार मेला 28 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने 51,106 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। मेरा आपसे आग्रह है कि यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आई गॉट कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। वहीं इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का 13वां सम्मेलन नई दिल्ली के मानेस्टॉक सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत 25 सितंबर से हुई थी और ये 27 सितंबर को खत्म होगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 22 सेना प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को जापान, अमेरिका, वियतनाम, केन्या और ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुखों से व्यक्तिगत मुलाकात की। प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए मंगलवार को मनोज पांडे ने कहा, भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने पर जोर देता है। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने यह भी कहा कि इंडो पैसिफिक के लिए भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता है। हम बल प्रयोग से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देते हैं। सेना प्रमुख ने कहा, इतने प्रयासों के बावजूद हम इंटरेस्ट डिस्प्यूट और देशों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ देख रहे हैं। जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं वो सीमाओं से परे हैं और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नेबरहुड फर्स्ट प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति की आधारशिला रही है। भारत का दृष्टिकोण इस क्षेत्र को इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी द्वारा परिभाषित किया गया है। मित्र देशों के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी बनाने की दिशा में भारत के प्रयास न केवल हमारे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने बल्कि हम सभी के सामने आने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इंडो पैसिफिक सेनाओं के प्रमुखों के सम्मेलन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैनी जॉर्ज ने कहा, हम सभी जानते हैं कि युद्ध का तरीका बदल रहा है और हम इस बारे में बात करते हैं कि अपने पैसे को कैसे मजबूत किया जाए। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए कनाडा के उप सेना प्रमुख मेजर जनरल पीटर स्कॉट ने ट्रूडो के बयान पर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान से अवगत हूं। सरकार का रुख भारत के साथ जांच में भाग लेने और सहयोग करने का अनुरोध, लेकिन वास्तव में यहाँ इंडो पैसिफिक सम्मेलन में उस मुद्दे को हम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। सही मायने में हम सेना से लेकर सेना तक संबंध बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपनी सरकारों यानी भारत और कनाडा को उस मुद्दे से स्वयं निपटने देंगे। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं मिलकर कर रही हैं। सेना और नेवी की ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपसी समझ, संवाद और मित्रता के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस साल के सम्मेलन का विषय शांति के लिए एक साथ, भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना। वहीं पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा प्लॉट घोटाला मामले में मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बादल सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला दर्ज किए गए लोगों में मनप्रीत के अलावा भटिंडा नगर निगम के पूर्वायुक्त विक्रमजीत शेरगिल, राजीव कुमार, अमनदीप सिंह, विकास अरोड़ा और पंकज पर रविवार रात मामला दर्ज किया गया था। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने यह भी बताया कि मनप्रीत के करीबी 2 व्यापारियों को देर रात गिरफ्तार किया गया है। राजीव कुमार और अमनदीप सिंह हिरासत के लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला ने प्लॉट घोटाले मामले में मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ब्यूरो ने जांच शुरू की। वहीं अब मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस की ओर से प्लॉट खरीद घोटाले की जांच शुरू होने के बाद मनप्रीत बादल ने शनिवार को ही स्थानीय अदालत में विजिलेंस की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने की आशंका के चलते अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल कर दी है। अदालत में अपनी याचिका दाखिल करते हुए मनप्रीत बादल ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इस मामले में अदालत में मुख्यमंत्री मान की ओर से दिए गए बयानों की कॉपी भी जमा करवाई है। मनप्रीत बादल की इस याचिका के बाद अदालत ने इस मामले में विजिलेंस को 26 सितंबर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि विजिलेंस की ओर से मनप्रीत बादल के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए ही रविवार को ये कार्रवाई की गई, ताकि वो अदालत में अपना पक्ष पूरी तरह रख सके। उल्लेखनीय है कि पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बठिंडा में मॉडल टाउन फेज 1 में एक कॉमर्शियल प्लॉट को रिहायशी प्लॉट में तब्दील करके खरीदा था
उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाकर उक्त प्लॉट को बेहद सस्ते दाम पर खरीदा। उक्त मामले की शिकायत भाजपा नेता स्वरूप चंद सिंगला द्वारा ही विजिलेंस ब्यूरो के पास की गई थी, जिसकी वजह से ब्यूरो की ओर से जांच की जा रही है। खास बात यह है कि मनप्रीत बादल ने जब ये प्लॉट खरीदा था तब वो कांग्रेस में थे और अब वो कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए। वहीं 20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट 26 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में देश भर की यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इसमें IIT, IIM, NIT और मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने अपने रेडियो प्रसारण मन की बात में इसका जिक्र किया। अब पीएम ने लिंक्डइन वेबसाइट में एक पोस्ट लिखकर स्टूडेंट से 26 सितंबर यानी आज होने वाले इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन में पोस्ट लिखा, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इवेंट में सबसे खास बात है कि 12 अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। इसमें G20 देशों के 10 देश भी शामिल होंगे। ये सभी यूथ फॉर लाइफ और पर चर्चा करेंगे। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में मैं युवा शक्ति के अनुभवों को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। उनका सफर हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करेंगे। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वो इस अनोखे सफर का हिस्सा जरूर बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, पिछले 1 साल से G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम से देश की युवा शक्ति एकजुट हुई है। इसने युवाओं को भारत की G20 अध्यक्षता और इस दौरान हमने जिन विषयों पर काम किया उनके बारे में और अधिक जानने में सक्षम बनाया। इसने हमारे ग्रह के प्रति सामूहिकता की भावना को प्रज्वलित किया और हमारे युवाओं को 2047 तक भारत की विकसित सक्रिय निर्माता बनने के लिए तैयार किया। बकौल पीएम मोदी, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम भारत के युवाओं को एक साथ लाया क्योंकि पूरे साल चली ये पहल अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक साबित हुई और इसके अत्यधिक संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इस पहल ने दुनिया को दिखाया कि कैसे हमारे युवा जीवंत सांस्कृतिक दूत के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने G20 बिरादरी के साथ स्थायी संबंध कायम किए। वहीं बाराबंकी के हैदरगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्य चौराहे पर जोरदार स्वागत हुआ। गाड़ी से उतरकर सपा मुखिया ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुल्तानपुर जिले के थाना कुंडवार क्षेत्र के निवासी सपा के पूर्व विधायक अबरार अहमद की अंत्येष्टि में शामिल होकर वापस लखनऊ जाते समय हैदराबाद पहुंचे। वो हैदरगढ़ बड़े चौराहे पर सपा चेयरमैन प्रत्याशी अयूब कुरैशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ काफिले को रोककर सपा मुखिया का जोरदार स्वागत किया। इसी क्रम में सपा मुखिया का काफिला आगे बढ़ने पर हैदरगढ़ में ही लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के किनारे स्थित स्वागत रेस्टोरेंट के सामने पूर्व विधायक राम मगन रावत, सपा नेता पप्पू सिद्दीकी, युवा किसान नेता आसिफ कुरैशी, पंकज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को रोककर उनका भव्य स्वागत किया। रेस्टोरेंट मालिक जितिन चौधरी द्वारा रेस्टोरेंट में सपा मुखिया का भव्य स्वागत किया गया। अखिलेश यादव ने स्वागत रेस्टोरेंट की चाय पीते हुए चाय की गुणवत्ता का बखान भी किया तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गूढ़ मंत्र दिया तथा बेरोजगारी, महंगाई आदि किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान पप्पू सिद्दीकी ने पूर्व मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भी भेंट किया। सभी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान करीब 5 मिनट तक अखिलेश यादव रुके, उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनी रही। सपा मुखिया का काफिला लखनऊ के लिए रवाना होने के बाद प्रशासन ने राहत दी। वहीं मरगोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर छोटे बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करने आई महिला डॉक्टर ने आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसमें महिला कर्मचारी ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही है। मामला मथुरा के मरगोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां आज गोवर्धन स्वास्थ्य केंद्र से छोटे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने डॉक्टरों की टीम आई थी। वहीं केंद्र पर छोटे छोटे बच्चों को सुबह से स्कूल बुलाकर कई घंटों तक बैठाए रखा, जिससे बच्चे व उनके परिजन परेशान होने लगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात नीलम चौधरी ने परेशान बच्चों की समस्या को टीम के साथ आई महिला डॉक्टर राजेश चौधरी से अवगत करा, जल्द जांच की मांग की तो महिला डॉक्टर और आंगनबाड़ी कर्मचारी से कहासुनी हो गई, जिसे लेकर नीलम आंगनबाड़ी ने महिला डॉक्टर राजेश पर अभद्रता व गाली गलौज का आरोप लगाया। नीलम आंगनबाड़ी ने मीडिया से रोते हुए कहा कि एक महिला डॉक्टर को ये शब्द शोभा नहीं देते। उसके साथ किए गए इस दुर्व्यवहार की वो अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगी। साथ ही स्वास्थ्य चेकिंग को बुलाए गए बच्चों के परिजनों ने भी कई घंटों तक बिठाए रखने व परेशान करने की बात कही। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार गांव के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही,
गांव के विकास को लेकर करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, तो वहीं धरातल पर उसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। मामला जिले के डुमरियागंज विकास खंड के टाडवा का है, जहां पर सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगभग 3 माह पूर्व बनी आरसी सड़कें उखड़ गई, साथ ही गांव में मानकविहीनी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कई काम ऐसे भी जो केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। ग्राम प्रधान द्वारा इसका पैसा निकाल लिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से की। वहीं इसको लेकर खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज अमित सिंह ने बताया कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मट्टी कुछ निकाले ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ ईटा इसे डाल दिए हैं। सामने तो क्या है, कुछ भी मट्टी नहीं निकाले हैं। प्रधान से भी बोला है, उसके बाद सफाई करने का वो भी दवा भी नहीं मार रहा है, पूरा रास्ते में गोए निकल रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? कहीं पे नहीं किया। वो विनोद है ना, सफाई करने, उसको बोला था, 4 बार बोला हूँ तो एक बार लाके दवा मारा, आधा लीटर। सवार है, लोगों को बड़ा परेशानी है। और सड़क अभी जो है 2-3 महीना हुआ है, जिसका बदहाल है। और जो बन रहा है उधर अभी हाल में उसका भी हालत खराब है। जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार से बनना चाहिए उस तरीके से जुड़ाई नहीं उसका हुआ है। और तमाम जो है चक रोड पर जो है मिट्टी ना डलवाए हुए पैसा जो है खारिज करवा लिए। यही सब है। ग्राम प्रधान अपनी मनमर्जी कर रहा है और वो ग्राम प्रतिनिधि है, मतलब प्रधान प्रतिनिधि है। उसकी प्रधान जो है उसकी माँ है, सिग्नेचर वही करता है। समस्या प्रधान के द्वारा सब है। सड़क पर भ्रष्टाचार, चक्रोड में भ्रष्टाचार, मनरेगा में भ्रष्टाचार, आवास में भ्रष्टाचार। ना तो यहाँ पर कोई विधवा पेंशन बन रहा है, ना तो जो है विकलांग पेंशन बन रहा है। और जितने भी कार्य वृक्षारोपण के हुए, एक पौधा बिना लगाए हुए सब पैसा मतलब खारिज करा लिया गया ग्राम प्रधान के द्वारा। और अगर ग्राम प्रधान को हम कुछ शिकायत भी करते हैं तो धमकी देते हैं कि हमारा जो है मतलब पहुंच ऊपर तक है, और जो है हम अधिकारियों को कमीशन देते हैं। वहीं संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस बहाली को मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीएमओ ऑफिस में सत्याग्रह आंदोलन करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने में मौजूद जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। दीपक सिंह का कहना है कि जिस अस्पताल में सैकड़ों लोगों का रोज इलाज होता है, वो अस्पताल एक महिला की मौत के बाद राजनीति का शिकार हो गया। जल्दबाजी में अमेठी प्रशासन ने अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया, जो पूरी तरह से गलत है। जब तक अस्पताल का लाइसेंस बहाल नहीं हो जाता, तब तक वो सीएमओ ऑफिस परिसर में अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे रहे। वहीं मथुरा मसानी निकट रेलवे लाइन के पास हनुमान मंदिर सेवादास आश्रम में कल यानी सोमवार को भंडारा हुआ। आपको बता दें कि मथुरा मसानी निकट रेलवे लाइन के पास हनुमान मंदिर में सेवादास आश्रम में 2 महीने पूर्व से चल रही अखंड रामायण में आज श्री कृष्ण पानवाले ने अपनी उपस्थिति दी और रामायण में चंग बजाकर बालकांड का पाठ कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं 25 सितंबर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर से झुलझेरी हटाने के उपलक्ष्य में भंडारा हुआ। इसमें शुद्ध घी से निर्मित पूरी, पुआ, खीर और 2 सब्जी भगवान शिव परिवार हनुमान जी महाराज का प्रसाद लगाकर श्रद्धालुओं ने रुचि भोजन प्राप्त किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।